राहुल राहुल गांधी का मैंने विरोध किया और मेरे कारण से आई एम वन ऑफ द फैक्टर जिसके कारण राहुल गांधी की हार हुई अमेठी लोकसभा से। तो मैं भी मोदी जी का बड़ा सम्मान करता था। अच्छा। और मैं समझता था मोदी मोदी का नारा कभी मैं भी लगवाया था। लगवाया था मतलब भाई कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना। वो लगवाया जाता है क्या? उसको लगवाना ही लग जाता है? नहीं, एक तो होता है स्वयं लगाना कि भाई लगता मोदी 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 कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ। और एक होता है कि मैं 50 लड़कों को प्रेरित कर रहा हूँ कि तुम मोदी मोदी बोलो। तो मैं पर बार बार हमला होता है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, नेता भी हैं और एक बहुत बेहतरीन गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। तो आप इनको नेता और गठबंधन के लिए काम करने वाले सेकेंडरी रूप में देखेंगे, पहले आप आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर देखिए। ये 2010 से लगातार 7,000 प्लस आरटीआई पर काम कर चुके हैं और समाज सेवा में लगातार लगे हुए रहते हैं। मैं कैमरा ले जाता हूं गोपाल जी के पास। गोपाल जी अपने बारे में खुद ही बताएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। मैं सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हूँ मुख्यतः। अब मैं पहले आरटीआई एक्टिविस्ट लिखा करता था, लेकिन अब मैं अपने आप को आरटीआई सेवक के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। जन्म स्थान हमारा मूल निवास दरभंगा बिहार है, लेकिन मैं विगत 25 साल से दिल्ली में संघर्ष कर रहा हूँ। हम कॉमन कॉज के इश्यूज़ पे आरटीआई फाइल करते हैं। मुख्य जो पैसन है हमारा वो आरटीआई के माध्यम से जन जागरण, लोक जागृति और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचाना, ये हमारा मूल लक्ष्य है। और इसमें मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि आप मुझे 100-50 लोगों को एकत्र करो और मैं वहां पर प्रशिक्षण देने के लिए आऊँगा। तो इस तरह से जो लोग मुझे बुलाते हैं वहाँ मैं जाता हूँ। कई यूनिवर्सिटीज़ में भी और गोपाल जी, आप तो कॉलेज में भी आरटीआई के ऊपर में मुझे बुलाया जाता है। ऐसा जुनून आपका किस काम का जो आपके परिवार के लायक ही नहीं हो पाया? आप समाज को तो दे पा रहे हैं, आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं भी दे रहे हैं, आरटीआई के माध्यम से जो समाज में सुधार हो सकता है उस पर भी आप काम कर रहे हैं जी। कि आप अपने आप को कितना सफल मानते हैं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और आपका एक और चेहरा है उस तौर पे? देखिए ऐसा है, जो डर गया वो मर गया। हमारा मानना है कि कंटिका किरण मार्गम, इस मार्ग में कंकर पत्थर नहीं। जहाँ आप खुदाई करिएगा वहीं करप्शन है, और एक मामले उजागर कीजिएगा तो 100 मामले वेटिंग में हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि एक गोपाल प्रसाद क्या, आज देश को लाखों गोपाल प्रसाद की आवश्यकता है। और मैं ये जानता हूँ कि ये शरीर नश्वर है, आज हम हैं, कल रहें या ना रहें। हो सकता है कल मेरी हत्या हो जाए, लेकिन मेरी जान जाने से पहले मैं 1000 गोपाल प्रसाद तैयार करने का लक्ष्य है हमारा, जिससे एक गोपाल प्रसाद की तो हत्या हो जाएगी, लेकिन वो जो 1000 जो हमने तैयार किया है वो हमारे मिशन को आगे बढ़ाएगा। गोपाल जी, आपके बहुत से साथियों का हत्या भी हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे नाम नहीं याद है, मध्य प्रदेश के आप एक मित्र हुआ करते थे जिनकी हत्या की गई थी व्यापम वाले मामले में जी। और आप पर भी बहुत सारा अटेम्प्ट हो चुका है जी। डर नहीं लगता आपको? देखिए मैंने पहले ही कह दिया, जो डर गया है वो मर गया। हम संकल्पबद्ध व्यक्ति हैं, कोई अमर होके नहीं आया है। और जब हम परमार्थ हित की भावना से काम करते हैं, जब हम कॉमन कॉज के लिए काम करते हैं, तो हमें डर किस बात का। रह गई बात कि जिसको जो करना है वो अपना काम कर रहा है, मुझे जो है अपना काम करना है। और जब मुझे थ्रेट कॉल्स आते हैं तो मैं उनको भी यही जवाब देता हूँ इसी स्टाइल में कि आपको जो करना है वो करिए, किसने रोका है, लेकिन मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूँगा, वो आप नहीं रोक सकते, वो हमारे बस में है। जो हमारे बस में है वो मैं करूँगा। हमारे बस में ये है कि मैं चेतना जगाने का काम करूँगा, मैं लोक जागरण का काम करूँगा। आप अगर सही हैं तो प्रूफ करिए, मैं अगर सही हूँ तो मैं प्रूफ करूँगा। बस इस तरह से एक साइलेंट वॉर तो चल ही रहा है, अघोषित एक युद्ध चल रहा है, कोई माने अथवा ना माने, लेकिन यह परम सत्य है कि वार का मतलब बम, पिस्तौल, रिवॉल्वर और तीर धनुष और तलवार से ही युद्ध नहीं होता। वेपन्स जो ऐसे चीज नहीं है, जो मेंटल कलम की जो लड़ाई है वो बिल्कुल साइलेंट वॉर होती है, लेकिन बड़ी घातक होती है। चूल्हे हिला देती है, सरकार गिरा देती है, मिनिस्ट्री छीन लेती है। ये सब कुछ हो सकता है अगर सूचना का आप सही उपयोग करें,
सूचना की महत्ता जानना, सूचना का उपयोगिता क्या है, इन सारे चीज़ बड़े गूढ़ विषय हैं। किसी भी चीज़ का प्रयोग करने से पहले उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी जानना ज़रूरी है। एक्ट क्या है, कानून क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है। तो मैं समझता हूँ जब आप ये पूरी तैयारी करने के बाद अगर आप आरटीआई फाइल करेंगे, दैट इज़ मोर इफेक्टिव। देश की 90% जनता आरटीआई एक्ट के बारे में जानती ही नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं थोड़ा रोकता हूँ आपको, हम लोग इस पर बात करेंगे जी लेकिन मेरे बहुत सारे सवाल, अभी तो सवाल शुरू ही हुआ है। जी गोपाल जी, एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब आप ही बेहतर दे सकते हो। जी मैं उस गोपाल से बात कर रहा हूँ जब कभी मैं और आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, कुछ ही समय के लिए बने थे। आपको एक शब्द बोला गया था, खटिक। जी उसके लिए दिल्ली पुलिस से लेकर कोर्ट तक आप लड़ गए और उस एडिटर को पनिश करवाया। उस गोपाल प्रसाद को मैं जान रहा हूँ और उस गोपाल प्रसाद से बात कर रहा हूँ। खैर, 2010 से आपने आरटीआई शुरू किया, मैं गलत नहीं हूँ तो 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, तो 2010 से आपने शुरू किया। 2010 से लेकर 2014, मैं दो भागों में बांटना चाहता हूँ आपके कामों को। 2010 से लेकर 2014 यानी कि पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार, और 2014 से लेकर 2025 यानी कि वर्तमान सरकार, इन दोनों कार्यकाल में आपने आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर, समाज सेवी के तौर पर काम किया है। कितनी संभावनाएं, कितनी सफलताएं और कितने बदलाव इस पीरियड में सरकार के माध्यम से आया और आप में आया, और आरटीआई कितना सुलभ हुआ, आरटीआई कितना मजबूत हुआ, आरटीआई कितना कमजोर हुआ। बहुत सारे सवाल हो गए हैं, इसका जवाब आप समाहित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं इस फील्ड में आया कैसे। जब आरटीआई एक्ट 2005 में आया तो मैं इसका प्रयोग करता 2010 से कैसे हुआ। दरअसल कानून तो बहुत सारे बनते रहते हैं, हमेशा पार्लियामेंट कोई ना कोई एक्ट पास करती ही रहती है। तो 2005 में आया था, मैं भी एक पाठक के तौर पे अखबार में पढ़ा था उस समाचार को, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन अचानक प्रगति मैदान में एक प्रोग्राम में मैं गया था, वहाँ पर नृपेंद्र कालिया नाम के एक व्यक्ति मिले मुझे। तो उन्होंने मुझे एक किताब भेंट किया, उन्होंने मुझे कहा कि इस किताब की समीक्षा लिखनी है आपको। तो मैंने उस किताब को रात भर पढ़ा, रात में 1:30 बजे मैंने उस किताब को ख़त्म किया और मैंने संकल्प किया कि जिस टूल की मुझे तलाश थी वो टूल तो ये है जो आज तक मेरे पास नहीं था। वो टूल था आरटीआई, वो टूल था आरटीआई। मतलब मेरा पहले एक, जब मैं छात्र जीवन में था और मैं किताब का व्यापार करता था, पुस्तक का दुकान था हमारा दरभंगा में, और अपना मैं पढ़ाई भी करता था। तो उस वक्त मैं मेरे को एक पैशन था कि मैं मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, डिफरेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को मैं पत्र लिखता था कॉमन कॉज के डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर में। लेकिन मुझे बड़ी हताशा होती थी कि इतना मेहनत से मैं लिख रहा हूँ और पैसा भी खर्च कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जवाब नहीं आता था और मेरा कोई वो नहीं था, तो बड़ी निराशा का भाव था। तो मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है, ये कथित लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन ये तो मनमानी कर रहे हैं, ये तो पत्र का भी जवाब नहीं देते। जबकि इतना तो कटसी होना ही चाहिए कि उनको पत्र का जवाब भेजना चाहिए, भले वो कुछ भी हो, निगेटिव में ही क्यों ना हो। तो मैं बड़ी बौखलाहट में रहता था और मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाता था। जब मैं इस किताब को पढ़ा तो मेरा मन तो भाग-भाग हो गया और मैंने कहा कि जैसे न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वो हो गया था, तो जितनी खुशी थी उतना ही उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे मिला और मैंने कहा कि बस मैं सब कुछ जीत गया और मैं इस टूल का पूरा प्रयोग करूँगा। और उसके बाद जो है मैंने शुरू कर दिया और मेरी जो पहली आरटीआई थी वो दिल्ली पुलिस पे थी। मुझे लगा था कि भाई दिल्ली में हम रहते हैं तो सबसे पहले हम जहाँ रहते हैं उसकी खोज खबर ली जाए। तो दिल्ली पुलिस पर मैंने ये पूछा कि भाई आपके पास कितने एप्लीकेशंस आए एफआईआर के लिए और कितने पर एफआईआर आपने दर्ज किया। तो एप्लीकेशन कितने आए उसकी संख्या बताइए, और कितने पर आपने एफआईआर दर्ज किया आपने वो बताइए, और कितने उस एफआईआर के आधार पर कितने गिरफ्तारियां हुई और कितने भगोड़े साबित हुए उसको आप पकड़ नहीं पाए, ये आंकड़ा भी दीजिए। तो इससे जो है पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस पूरे दुखते रग पर, और आज तक मैं समझता हूँ किसी पत्रकार ने ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं होगा। तो मैं उन सारे विषयों पर काम करना चाहता था जो समय की मांग है, समय की आवश्यकता है। लेकिन पत्रकारिता भी आज कड़ा रही है, पत्रकारिता वो मिशन पत्रकारिता रही नहीं, वो आज प्रोफेशनल पत्रकारिता हो गया,
वो भी एक उद्योग हो गया, एक इंडस्ट्री हो गया, धन कमाने की एटीएम मशीन हो गई। तो इस कारण से पत्रकारिता का जो मानदंड है वो बदल गया। वहीं पर जहां पर मानदंड बदल जाता है, जहां पर परिभाषाएं बदल जाती है, वहां पर कोई ना कोई दूसरा एक जो है अवलंब तैयार होता है, एक विकल्प तैयार होता है। तो मुझे लगता है पत्रकारिता के पैरेलल में एक आरटीआई आ गया और आरटीआई की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर न्यूज़ क्रिएट होने लगी। तो पहले तो मैं इंडिविजुअल अखबार वाले को केवल शेयर करता था, लेकिन जब अखबार वालों को शेयर करता था तो उसमें उनकी मनमानी होती थी कि ये न्यूज़ आप हम ही को दीजिएगा, दूसरे को नहीं दीजिएगा। अब मेरे सामने में बड़ा द्वंद्व और संकट का स्थिति हो जाता था। एजेंसी वाले कहते थे कि नहीं नहीं, हमारा जो डेकोरम है वो अलग टाइप का है, वो अखबार वालों का डेकोरम अलग होता है। ये सब हमारे लिए नया विषय था। तो मेरे को लगता था कि हम किस पछड़े में पड़ गए। फिर मैंने कहा कि आपका डेकोरम क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो बताइए। तो जब उस विषय पर मैं काम करूंगा तब मैं आपसे संपर्क करूंगा। तो इस तरह से मैं मीडिया को भी समझने लगा, उसकी भी आवश्यकताओं को समझने लगा और उनकी आवश्यकताओं के मद्देनजर और कॉमन कॉज के उस विषय को टैग करके फिर मैं क्वेश्चन का फ्रेमिंग करने लगा। उन्होंने भी किया। गोपाल जी थोड़ा थोड़ा देखिए, मेरा सवाल कुछ और था। जी जी आप इस पॉडकास्ट को ना उस सवालों पर ले तो बेहतर है। जी जी सारी चीजों को हम लोग लेंगे, जी जी जी। बीच बीच में आता रहेगा। मेरा ये संदर्भ था कि 2010 से आपने आरटीआई हाँ, शुरू किया। अब आप पहले समझ लें, 2010 से आपने आरटीआई शुरू किया, तो उस मनमोहन सिंह के सरकार को भी 4 साल आपने उसमें भी आरटीआई आपने काम किया एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे, और उसके बाद 2014 से वर्तमान सरकार के लिए भी आप काम कर रहे हैं। देखिए इसमें तो क्या मुझे लगता है उसमें बदलाव आया, परिवर्तन आया, नहीं आया, कितनी विशेषताएं आई, कितनी अच्छाई आई, ये सारी चीजों को आप बेहतर समझा सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि भाई आपने इसको 2 फ्रेम पर आपके अगर गतिविधियों को देखा जाए तो इसको अगर 2 फ्रेम किया जाए 2014 से पहले 10 से 14 का अवधि और 14 से अभी 25 तक का अवधि, तो मुझे लगता है कि 10 से 14 का जो अवधि था या उसको 5 से 14 का माना जाए, क्योंकि आरटीआई एक्ट तो 5 में ही आ गया था। बेशक मैंने 10 से प्रयोग किया, वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 14 तक का यानी मोदी गवर्नमेंट से पहले का जो आरटीआई का टेन्योर था वो ज़्यादा इफेक्टिव था। उसमें सूचनाएं बहुत फास्ट मिलती थी, पूरा मिलता था। लेकिन उसके बाद मैंने परिवर्तन देखा और वो दिखने लगा धीरे धीरे। सबसे पहला परिवर्तन तो मैंने ये देखा कि कांग्रेस में भी कांग्रेस पार्टी में भी आरटीआई सेल है और बीजेपी में भी आरटीआई सेल था। तो सबसे पहला तो परिवर्तन ये देखा कि बीजेपी में अमित शाह की कृपा से आरटीआई सेल ही खत्म कर दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? मैं, आप पता कर लीजिएगा कि बीजेपी में अभी वर्तमान में आरटीआई सेल है ही नहीं। तो उनको आरटीआई से इतनी नफरत थी, आरटीआई से इतना घृणा था, तभी तो उन्होंने उस आरटीआई सेल को ही खत्म कर दिया। हमारे एक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं, वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं उस आरटीआई सेल के नेशनल प्रेसिडेंट पद का प्रबल दावेदार था। मैंने अपना पूरा बायोडाटा भेजा था, लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई कि भाई वो पोस्ट ही खत्म। मतलब आप एक पार्टी विशेष के आरटीआई सेल में काम करके पार्टी के संरचना को मजबूत करना चाहते थे। देखिए, यानी आपका स्वार्थ था एक पार्टी के प्रति। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हर आदमी इस देश का अगर नागरिक है तो वो एक वोटर भी है, एक वोटर भी है। हम भी कहीं ना कहीं वोट देते हैं, तो निश्चित रूप से जब आप वोट देते हैं तो किसी ने किसी पार्टी को दीजिएगा। नहीं, देखिए कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। नहीं, मेरा कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं इसको स्पष्ट कर दूं। स्पष्ट बाद में करिएगा। जी जी। थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता दूं, गोपाल जी 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से अपना पर्चा भरा निर्दलीय, और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों के विरुद्ध इलेक्शन लड़ा जी, सफलताएं भी पाई। हालांकि आप जानते हैं, खैर वही नहीं, 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020 में इन्होंने मनीष सिसोदिया के विरुद्ध में इलेक्शन लड़ा पटवर्धन से जी, और साथ ही साथ 2025 उस समय आप निर्दलीय थे सर जी, उस टाइम ठीक है। 2025 में इन्होंने फिर से पटवर्धन से इलेक्शन लड़ा और उसमें जनता पार्टी दिल्ली जनता पार्टी से पटवर्धन में ही इस बार कौन थे? वो मास्टर साहब थे। हाँ जी ठीक है। तो अब आप समझिए कि जो बंदा दिल में देश के प्रति ये जज्बा रखता हो कि हमें कांग्रेस को भी हराना है, हमें बीजेपी को भी हराना है, हमें आम आदमी पार्टी को भी हराना है, और वो भी पेट की आग के लिए
एक पार्टी विशेष के एक व्यवस्था में खुद को डालने का सोचता है, तो क्या विडंबना है। देखिए, क्या आपका कहेंगे? आपका जो ये प्रश्न है, ये चारों तरफ से मुझे जकड़ लिया है। और जो है, लेकिन मैं बिल्कुल बेबाकी से अपना आपके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए, मुझे लगा, मैं छात्र जीवन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं विद्यार्थी परिषद में था। उसके बाद मैं बीजेपी में आया, दरभंगा में ही। मैं प्रोफेसर डी के झा, जो फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे मिथिला विश्वविद्यालय के, मैं उनका सबसे अजीज शिष्य था और मैं उनका काउंटिंग एजेंट भी था। और मैं इलेक्शन का सह प्रभारी भी था दरभंगा लोकसभा सीट से। उनको 2 बार बीजेपी से टिकट मिला था और उस वक्त मैं बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता भी ले रखी थी। तो सीधी सी बात है, पार्टी के प्रति तो बचपन से ही जुड़ाव था, छात्र जीवन से ही जुड़ाव था। उसके बाद मैं जब दिल्ली आया तो पार्टी का मैंने रेनरोल नहीं करवाया था, लेकिन जब मैं संजय जोशी जी का मैं सलाहकार बना, मैं उनके यहाँ 1.5 साल मैंने नौकरी की और मेरा काम था 27 अखबारों को पढ़ना और उनके लिए जो इम्पोर्टेंट जो क्लिपिंग्स हो सकती है उसकी कटिंग कट करके फाइल तैयार करना। इससे मेरे आरटीआई के दृष्टिकोण से मेरे को काफ़ी लाभ मिल जाता था। मुझे पूरे देश भर में क्या चल रहा है ये तो मैं पढ़ ही लेता था, मुझे ज्ञान मिल जाती थी। जो आवश्यक चीज़ रहता था उसका फोटोकॉपी भी मैं कर लेता था। तो इससे हमको बिना खर्चा के सारा ज्ञान और ऊर्जा मुझे मिल जाता था। और ऐसे जगह मैं बैठा हुआ था जो काफ़ी पावरफुल लोग, सब बीजेपी के जो सत्ताधारी पार्टी थी उसका पूरा सारे आप लोग संजय भाई आ जाते जोशी की थे। चर्चा कर रहे हैं, तो वो 2014 से पहले की कहानी है ना। जी। उसके बाद उन्हीं के यहाँ एक व्यक्ति आए जो पूर्व विधायक थे। तो वो प्रतापगढ़ के थे और वो बीएसपी के विधायक थे पहले। वो बाद में बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे। तो हमने ऑफर कर दिया उनसे कि भाई साहब को कि आप यदि ये चाहें तो भाई साहब आप थोड़ा मदद कर देंगे तो हमारी व्यवस्था हो जाएगी वहाँ और हम अपने मकसद को साकार कर सकेंगे। तो उन्होंने कह दिया उनको। इससे हमारे रहने और भोजन की व्यवस्था और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था उस सब का प्रबंध हो गया। तो इस तरह से मैं बसपा ज्वाइन कर। नहीं नहीं, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। अच्छा। मैंने मेरे रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो गई। तो मैं 6 महीना लखनऊ रहा, 6 महीना प्रतापगढ़ रहा और उसके बाद मैंने स्वतंत्र, मैंने कहा कि अब लोगों का ऑब्लिगेशन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो अब जो है स्वतंत्र का अस्तित्व बनाना चाहिए। तो मैंने अमेठी में अपना किराया का मकान लिया और पूरे मैं वहाँ 6 साल रहा। और मैं 15 दिन अमेठी रहता था, फिर दिल्ली आ जाता था। यानी चूंकि संजय भाई जोशी जी के कहने पर आप नहीं, अमेठी उनके अमेठी में इच्छा तो मेरी थी ना, आपकी उनकी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी, उनसे मैंने सहयोग उनसे सहयोग मांगा। सहयोग मिला। हाँ। हाँ, तो यानी कि उस शुरू से ही आपने मकसद कर लिया था कि अमेठी से ही इलेक्शन लड़ूंगा और राहुल गांधी के विरुद्ध लड़ूंगा। देखिए, मेरा मेरा सीधा सा बात है, जब मैं अमेठी में मैं गया तो कोई बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए, कोई ना कोई फ्रेम चाहिए। तो बिना फ्रेम के तो आप काम नहीं कर सकेंगे। वहाँ हमारा जीरो कनेक्टिविटी था, ना कोई फ्रेंड था, ना हमारा कोई जानने वाला था। तो मैंने ये तो तय कर लिया था और मैं संघ के बैकग्राउंड का था, बाल स्वयंसेवक तो था ही। तो इस कारण से मैंने विधिवत संघ का जो एक पैटर्न होता है उसमें प्राथमिक कक्षा होता है। तो वो मैंने अमेठी का जब मैं रहना शुरू किया तो मैंने संघ ज्वाइन किया और फिर संघ की प्राथमिक कक्षा मैंने वहीं से की। और उसके बाद फिर जब प्राथमिक कक्षा मेरा पूरा हो गया तो प्रथम वर्ष के लिए मुझे गोरखपुर भेजा गया। तो गोरखपुर से मैंने प्रथम वर्ष किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया जब, तो संघ का ही एक प्रकल्प है पुनरुत्थान ट्रस्ट, जो शिक्षा के ऊपर में काम करता है। और एक है अखिल भारतीय साहित्य परिषद, जो सारी रीजनल लैंग्वेज के विद्वानों का है। उसमें मैं मैथिली भाषा को रिप्रेजेंटेट करता हूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा मैथिली है, मैं मिथिला का हूँ। तो इस तरह से जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है संघ का, उस दो जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो एक तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद का, उसमें सारे विद्वान सब थे। और दूसरा जो है जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे लागू किया जाए, उसके लिए एक मोहन भागवत जी ने ही इंदुमती काटदरे जी को वो इंचार्ज बनाया। तो मैं उसमें दिल्ली का सह संयोजक। तो दिल्ली का प्रदेश सह संयोजक बनने के बाद मेरे को ये जिम्मेवारी मिली कि मेरे को सर्वेक्षण करके रिपोर्ट देना था। एक सर्वेक्षण अभिभावकों से और एक सर्वेक्षण शिक्षकों से, कि वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है उससे आप क्या संतुष्ट हैं और क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो इस विषय पर मैंने पूरा सर्वेक्षण कराया। उसका जो रिपोर्ट है वो टेलीग्राफ नाम के अखबार ने फ्रंट पेज पे छापा था मेरे नाम के साथ। और ठीक इसी बीच में हमारा संघ में जब मैं नागपुर में भी हेडक्वार्टर में जब मीटिंग हुआ
तो मोहन भागवत जी से मैंने अब तक मैं 4 बार इंटरेक्ट कर चुका हूँ। 4 बार मैंने उनसे जो भी जिज्ञासा थी हमारे, वो मैंने उनसे पूछा है। उन्होंने बहुत सार्थक तरीके से उन सारे मेरे जिज्ञासा का उत्तर भी दिया। तो उनके प्रति हमारा एक आदर सम्मान बढ़ गया। लेकिन अगर लबो-लुआब में अगर पूछा जाए कंक्लूज़न के रूप में कि संघ से मैंने क्या सीखा? तो मैंने संघ से चरित्र सीखा, संस्कार सीखा। मैं बहुत पहले उग्र मिजाज का था, अनडिसिप्लिन्ड था। तो एक अनुशासित जो और समयबद्ध और अनुशासित और राष्ट्र के प्रति अगर समर्पण का भाव है, तो मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिला, निश्चित रूप से। और उसमें योगासन, प्राणायाम बड़ा बहुत सारा कुछ। कंट्राडिक्शन आपकी जिंदगी है भाई साहब। जी, एक तो आप आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार से आप जी। जानकारियां लेते हैं, जी, वह कितने गौवंश भटक रहे हैं, कितने गौवंश, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कितने शेल्टर होम काम कर रहा है, गौ 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 माता और इनसे संबंधित जानकारियां पूरी आप मांग मांग के उत्तर प्रदेश सरकार को परेशान करते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर, और नहीं जवाब देने पर आप उनसे लड़ भी जाते हैं, कोर्ट तक भी घसीट लेते हैं और जानकारी भी ले लेते हैं। देखिए ये पहले सुन लीजिए, एक तरफ आपका आरएसएस का बैकग्राउंड रहा और दूसरे तरफ आप स्मृति ईरानी से टकरा जाते हैं इलेक्शन में। आखिर हैं क्या जी भाई आप? देखिए अब ये सबसे दुखती रग पर आपने हाथ रखा है। इस बात के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन मैं दर्शकों के लिए जो ये भी ये जिज्ञासा का और बड़े कौतूहल का प्रश्न है, तो मैं इसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आज तक मुझसे इतना सटीक क्वेश्चन किसी ने किया नहीं, लेकिन मैं हमेशा सभी के प्रश्नों को देने के लिए तैयार अपने आप को रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि संघ से आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा हमारे इसी उत्तर में। संघ से जो मुझे सीखने के लिए मिला, पहला मिला चरित्र निर्माण, दूसरा मुझे मिला राष्ट्र निर्माण कैसे होता है, और तीसरा जो मुझे चैप्टर सिखाया गया वो था जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर का संरक्षण। ये सबसे बड़ा विषय है और इसी में सारा कुछ आ जाता है। पूरी सृष्टि की जो रचना है, तो उसका जो पूरा आप देखिए, जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर, इसका संरक्षण, इसका एम्पावरमेंट। तो ये बहुत ही क्लास में तो मैंने सीख लिया एक विद्यार्थी की तरह से, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा है वो पूरा हिलोर मारने लगा जब उस पर काम नहीं हो रहा था। मैंने देखा ये तो मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिखाया मुझे कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। और कहने के लिए यह हर कोई जानता है कि आरएसएस क्या है और बीजेपी क्या है। बीजेपी तो बच्चा है आरएसएस का। आरएसएस इज द मदर ऑर्गेनाइजेशन, मेन ऑर्गेनाइजेशन, उसी की पॉलिटिकल विंग बीजेपी है। तो जब ऐसा है तो मैं बीजेपी वालों से प्रश्न पूछने लगा कि भाई संघ में तो मुझे ये सिखाया गया, तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने फिर मुझे लिमिट में रहने का वो बात करने लगे। अच्छा क्या? तो फिर जब मैं अभी इसको ज्यादा खोल करके नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता सकते हैं। लेकिन मैं गोपाल जी ऐसा मत करिए। अब देखिए, अगर आपसे सुनना ही तो- चाहते हैं हाँ। तो जब मैं कॉमन कॉज के इशू के ऊपर में, मेरा अपना मानना है कि हर व्यक्ति को एक स्वतंत्र सोच और विचार रखना चाहिए। मेरा अपना मानना है पार्टी बाद में है, पहले देश और उसके बाद पहले समाज, उसके बाद देश है, उसके बाद तब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना संरक्षण, अपना परिवार का संरक्षण, अपने समाज का संरक्षण, फिर उसके बाद अपने जिला का संरक्षण, फिर उसके बाद प्रदेश का, उसके बाद राष्ट्र। अरे आप फिर तो गड़बड़ कर दिया। नहीं, आरएसएस की ये सोच तो नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, अब आरएसएस की सोच है, मैं उसमें बता दिया आपको। अच्छा, मैं ये जानने, देखिए एक मिनट थोड़ा सा डीपली चल जाता है। अभी आ रहा हूँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप जवाब देने दीजिए। तो क्या हुआ कि जब मैंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैं प्रेस स्टेटमेंट जारी किया और लोगों को जब पता चला सोशल मीडिया में वहाँ, तो मेरे पास अचानक 11:30 बजे रात में इंद्रेश कुमार जी का फोन आया। 2014 की बात है। तो उन्होंने कहा कि सुना है मैंने कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो इसमें बुरा क्या है, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। नहीं तो ये जो है आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और ये सब आप बंद करो। और फिर वो मुझे बड़े प्यार से जो है मेरे ऊपर में थ्रेटनिंग के तौर पे उन्होंने मेरे को दबाव दिया। तो मैंने उनको कह दिया कि देखिए, मैं तो इस संघ का एक मामूली सा स्वयंसेवक हूँ, आप एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के वो संयोजक भी हैं, जो संघ का ही तथाकथित रूप से विंग माना जाता है। असली क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी अगर मोहन भागवत जी से पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विंग है क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, तो वो मना करते हैं।
ये भी बड़ा दिलचस्प चीज है। लेकिन 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 मैं वो कहते हैं तो सबको ईमान रहा, तो मैं मैं कुछ पदाधिकारी को जानता हूँ जो कि यहाँ अंदर खाते हैं, तो मुझे क्या उसके बता बाद क्या सकते हुआ हैं। कि उन्होंने मुझे वो किया और वार्निंग के लहजे में कहा कि अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो हम आपके नाम को लाल कलम के घेरे से हम घेर देंगे। अच्छा, इंद्रेश जी ने ये बोला ये ये? इंद्रेश जी का स्टेटमेंट था। और फिर मैंने उनको कहा, देखिए भाई साहब, मेरा नाम गोपाल प्रसाद खटीक, मैं बात बोलता हूँ सटीक, मैं खटीक कुल में पैदा हुआ हूँ जो हिंदू भूचर है, तो मैं डरने वाला आदमी तो हूँ नहीं, पहली बात। और मैं संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, इस नाते मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ और अनुशासन की सीमा में रहता हूँ। तो आपने मुझे फ़ोन किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को ये मेरा सौभाग्य है, और इस नाते मैं आपकी बात को इस बार मान लेता हूँ। 2014 में? 2014 की ठीक है। मैं पहला इलेक्शन लड़ने का मूड बनाया था और अनाउंसमेंट भी हो मतलब गया डर था। भी गए आप? नहीं, मैंने रिगार्ड किया, इसको डरना नहीं तो कहते हैं। अपना 5 साल के लिए अपनी जो सोच है उसको दबा देना, ये रिगार्ड है क्या? हाँ, इसको रिगार्ड ही कहा जाए। अच्छा अच्छा, मैंने भी रिगार्ड माना। मैं अगर किसी को ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पदाधिकारी है तो उसका सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन साथ में मैंने एक लाइन जोड़ दिया कि अगले 2019 में आप मुझे रोक नहीं सकेंगे और ना हम आपकी बात को मानेंगे। ये हम एडवांस में आपको बोल देते हैं, ये बात भी मैंने बोल दिया। तो कहा चलो बात का बाद में देखेंगे, लेकिन इस बार तो तुम विड्रॉल करो। तो मैंने विड्रॉल कर दिया, मैंने ठीक है बंद कर दिया। तो उस अखबारों में भी छप गया था। उसके बाद जब बीजेपी का टिकट मांगने के लिए मैं गया तो अरविंद केजरीवाल के जो तथाकथित कार्यकर्ता थे उन्होंने पथराव कर दिया था 11 अशोक रोड में। उस वक्त मैं टिकट लेने के लिए अपना बायोडाटा लेके गया हुआ था। ये 2019 में? हाँ, 2019 में मैं बीजेपी टिकट का, उस टाइम में भी 2014 में भी मैंने अप्लाई किया था और 2019 में भी किया था, मुझे नहीं मिला। क्योंकि थैली साहब वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिला। उस क्या बात कर रहे हैं आप? बीजेपी मैंने में फिर से मैंने देखा, क्या शब्द बोल रहे हैं आप? मैंने थैली सा इसलिए प्रयोग किया कि मैंने 11 अशोक रोड के अंदर का नजारा देखा उस दिन। थैली भी और शाह भी? शाह भी। अब शाह उसका तो समझ में आता है, लेकिन हाँ। थैली? इसलिए कि मैंने देखा कि पूरी 11 अशोक रोड में कमांड मिल रहा था कि एक एक बड़े बड़े महंगी गाड़ियों से उतर रहे थे गुजराती कैपिटलिस्ट, हाँ, गुजराती पटेल्स, और उनको एक एक टोकन मिल रहा था कि ये लोकसभा देखिए एक भैया, एक करके। सुन लीजिए, हमें तो डर लगता है। तो ये जो गोपाल जी बोल रहे हैं और जो भी इस वीडियो में आप देख मैं रहे हैं, अगर गोपाल बोल जी रहा हूँ का तो राय डंके है। की चोट पर बोल रहा हूँ और मैं विड्रॉल करने वाला गोपाल जी जाने। तो वहां जो मैंने नज़ारा देखा, क्योंकि मैं बायोडाटा लेके गया था टिकट मांगने के लिए, तो मैंने वहां देखा कि ये तो आवंटित हो रहा है सभी को, एक एक जो आदमी आ रहे थे उसको एक लोकसभा उसके का वजन के हिसाब से? हाँ, वजन के हिसाब नहीं, उसको टोकन मिल रहा था। अच्छा, टोकन का मतलब है इस लोकसभा सीट का जितना भी खर्चा वर्चा है या आपको करना है, ओके। आप कहाँ से कर रहे हो इससे पार्टी को लेना देना नहीं है। और पार्टी के अकाउंट में जो पैसा आ गया वो पार्टी खर्चा नहीं करती थी। इस तरह से पार्टी का स्टोरेज तो बढ़ ही रहा है। और दूसरा ये हुआ कि जो आए कि भाई सीधी सी बात है, जो आदमी पैसा लगाने वाला था वो अगर 50 करोड़ रुपया लगाया मान लीजिए एक लोकसभा सीट पर, तो वो 50 करोड़? 50 करोड़ मैं बता रहा हूँ, ये आपको आपकी नजर में छोटा अमाउंट होगा। नहीं नहीं, बहुत यार, आज तक हमने नहीं देखा तो है 50 करोड़ हाँ, रुपए। तो मैं बता रहा हूँ अब उसकी सच्चाई मैं बता रहा हूँ। तो उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है। तो अगर 50 करोड़ एक लोकसभा सीट पर दिया गया तो वो जो है पार्टी का हेडेक नहीं है, वो उस आदमी का हेडेक है जो आया है स्पॉन्सर बनने के लिए, शौक से स्पॉन्सर बनने के लिए। शौक से क्यों आया कि जो 50 करोड़ रुपया लगाया वो 500 करोड़ बनाने का एक्सपेक्टेशन है, उसके पास प्लान है। वो प्लान इसलिए है कि पार्टी जैसे ही सरकार में आएगी तो 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर हम साइन करवा लेंगे। ये है, एक हाथ दो और एक हाथ दो। सुन रहे हैं ना? तो इन सारी चीजों से ये पुराने आरएसएस, आज भी आरएसएस है, आज इनके कितने संबंध है ये मैं भी जानता हूँ। ये क्या क्या कहानियां बता रहे हैं जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये जो चेहरा देखा तो बड़ा राजनीति को ही कोसने लगा। मैंने कहा कि मेरे जैसा आदमी तो कहीं आ ही नहीं पाएगा इस रेस में। लेकिन फिर मुझे एक गुरु की बात याद आई कि हर व्यक्ति को 3 इलेक्शन लड़ना चाहिए। पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा इलेक्शन हराने के लिए, और तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं शायद इसी के लिए बना। पहला इलेक्शन तो मैं हार गया। यानी अमेठी से पहला इलेक्शन आपका वो ट्रायल था। हाँ, मतलब लड़ने का, हारने का। हारने का। ठीक है, उसके बाद आप दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ, तो यहाँ भी अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस बार का लोकसभा इलेक्शन आप मोदी जी के विरुद्ध लड़ना चाह रहे जी, थे? मैं अब वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ।
और आपका नॉमिनेशन नहीं होने दिया नहीं होने दिया। अब ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो अब ये दूसरा जो एपिसोड है वो ये हुआ कि भाई लोकतंत्र में हर किसी को एक अधिकार है, और मैं अगर तथाकथित लोकतंत्र में जी रहा हूं तो लोकतंत्र की पहली परिभाषा है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन होता है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि किताबों में तो पढ़ाया जाता है कि भाई लोकतंत्र है भाई, आप क्यों कह रहे हैं आप आपकी नजर में लोकतंत्र होगा, मेरी परिभाषा के अनुसार ये इट इज नॉट डेमोक्रेसी, इट इज मनीक्रेसी। ये लोकतंत्र नहीं, लगाया जाएगा, आपकी लगाइए, शौक से लगाइए, शौक से लगाइए, इसमें कोई, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान समय में ऐसा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि राजनीतिक दलों ने हमारे इस लोकतंत्र के ऊपर में ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया है। इस लोकतंत्र को, लोकतंत्र करा रही है, उसकी आत्मा करा रही है। अब आप देखिए ना, अब मैं समझा इसीलिए हमला होता है यहाँ पर। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसका इंफॉर्मेशन आप देंगे नहीं, यानी हम जो अगर कमा रहे हैं, उस पर भी आपने आरटीआई लगाया। नहीं, हम जो कमा रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन तो सरकार को चाहिए, लेकिन सरकार की जो सत्ताधारी पार्टी की जो सरकार है वो कहां से पैसा ले रही है वो हम नहीं जान सकते। तो क्या ये लोकतंत्र है कि हमारे लिए अलग नियम और आपके लिए अलग नियम? ये क्या जायज है? ये मेरा पहला प्रश्न आप ही से है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो करिए तो सब ठीक है। हमारे इसी पार्टी के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर में इसी पार्टी 50 मतलब कौन सा पार्टी? भाजपा के ही, हाँ ये भाजपा बोलिए ना, भाजपा के ही एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर में जितने मुकदमे थे उन्होंने कैबिनेट से ही पूरा खत्म। नहीं ना, आप अंडरस्टूड है, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। गोपाल जी कुछ चीजें ऐसी है जो अंडरस्टूड होती है। अरे भाई, असम के मुख्यमंत्री, अब देखिए, अभी अब अगर आप सर्वे करेंगे तो जिसके ऊपर में भी एलिगेशन था, तो भाजपा अभी की जो भाजपा है, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की टाइम की भाजपा थी। अब तो भाजपा की सरकार नहीं, अब ये मोदी गवर्नमेंट है। दोनों अंतर है, इस चीज को समझना नहीं है, मोदी सरकार, मोदी सरकार। यही आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी गवर्नमेंट एंड मोदी गवर्नमेंट। आपको समझना पड़ेगा, दोनों में बहुत महीन अंतर है। यानी कि गोपाल जी, इसका मतलब है, एक चीज और समझाना चाहते थे जी। नमामि गंगे के समय में आपने मंत्री जी को भी समझाने का कोशिश किया था आरटीआई लगा के जी, और उसके बाद वहां से भी आपको धमकी मिली थी और नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आपने बंद करवा दिया। आपने तो देशद्रोही का काम किया। देखिए, हम कोई प्रोजेक्ट बंद कराने का काम नहीं किया, हमने तो पारदर्शिता का मैं समर्थक हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी शासन और प्रशासन हो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं करप्शन फ्री इंडिया के लिए काम करने वाला एक एक्टिविस्ट हूँ और मैं पारदर्शिता के लिए काम करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि शुचिता और शासन में जो पवित्रता है ये कायम होनी चाहिए, चाहे कोई किसी भी पार्टी की सरकार हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसमें अनबाइस्ड तरीके से काम करता हूँ। अब इसी से सोचिए, मैं संघ का स्वयंसेवक, लेकिन बीजेपी सरकार का भी मैंने बख्शा नहीं और उससे भी मैंने सूचनाएं मांगी, तो मैं इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने वाला हूँ। क्या हुआ था नमामि गंगे? अब देखिए, नमामि गंगे को जहां तक था कि हमारी आरटीआई में मैंने पूछा था कि गंगा की शुद्धता और गंगा के प्रदूषण के नाम पर सब है हमारे पास। ये जो हमारी आरटीआई का ही फाइल है, ये पूरी की पूरी आरटीआई फाइल है और अब तक मैं लाखों रुपए इसके पीछे मैं फूंक चुका हूँ। अपने जिंदगी भर की जो कमाई है मैंने बच्चों का पेट काट करके और आरटीआई के इस मिशन और पैशन के ऊपर में मैंने फूंक दिया है। हमारे बच्चे भी कभी विरोध करती हैं, हमारी पत्नी भी कभी विरोध करती हैं कि आप क्या फालतू फंड के मैंने कहा कि नहीं, देश को सही सूचनाओं की आवश्यकता है। आज जो हो रहा है कि मीडिया में भी कुछ जो पेड मीडिया है वो बरगलाने का काम कर रही है, वो सरकार का पक्ष लेने का काम कर रही है और सरकार के पक्ष में ही केवल वो न्यूज क्रिएट। हम नमामि गंगे पे थे, नमामि गंगे के संदर्भ में मैंने ये सूचनाएं प्राप्त की कि मदवार मैंने जानकारी मांगी थी कि नमामि गंगे का जो करोड़ों रुपए का जो बजट है वो किस मद में कैसे खर्चा हुआ। तो उसका जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 77 लाख रुपए उमा भारती जी के, वो मंत्री थी, गंगा मंत्री थी, तो उन्होंने खर्च कर डाले। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि खर्चा कहाँ हुआ। तो पता चला, जब उसका डिटेल्स मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि इस 77 लाख रुपए का जो खर्चा है वो ईटिंग मीटिंग सिटिंग के नाम पे खर्चा हुआ। हाँ, विज्ञान भवन में प्रोग्राम हुआ, ईटिंग मीटिंग सिटिंग हुआ और उसके नाम पर मैंने गंगा कैसे प्रदूषित है उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए साधु संतों को बुलाया गया, वैज्ञानिकों को बुलाया गया, विभिन्न मंत्रालय के पदाधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन उसमें जनरल पब्लिक का जो है एंट्री नहीं था।
जिनको इनवाइट किया गया था वही केवल आ सकते थे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वो केवल लिमिटेड लोगों के लिए था, और उस लिमिटेड लोगों के जब उसका मैंने ब्यौरा निकाला तो पता चला 1800 रुपया केवल भोजन के थाली के ऊपर में पैसा खर्चा किया गया था। 1 लाख रुपया का चूना भी अगर नमामि गंगे के पैसे से अगर गंगा के प्रदूषण के ऊपर में अगर दिया जाता तो मैं समझता। तो इसका मतलब है कि पूरे फंड का मिस यूटिलाइजेशन हुआ। और जब ये न्यूज़ जो है पीटीआई न्यूज एजेंसी के थ्रू सारा ब्रॉडकास्ट हुआ, सारे अखबारों में छपा, तो पहला जो है ये न्यूज चला आज तक चैनल पे, प्राइम टाइम पर चला रात के 8 बजे। उस टाइम का बड़ा महत्व होता है और उस टाइम पे दर्शक का सारा नज़र रहता है। उस टाइम में बड़ा हम लोग आराम की मुद्रा में देख रहे होते हैं। तो उस न्यूज़ का इतना इम्पैक्ट हुआ, उसमें राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, एक उनका बाइक था और एक मेरा बाइक था, 2 आदमी का बाइक था। और इस तरह से चूँकि हमारी आरटीआई थी तो इस तरह से वो चला। और 3 दिन के बाद ही मोदी जी ने उमा भारती का इस्तीफा ले लिया, मंत्रालय उनसे छीन लिया। अच्छा देखिए, तो ठीक उसी तरह से स्मृति ईरानी के संदर्भ में भी नहीं अभी बाद में आएंगे, पहले सुनिए। ये जवाब देने से पहले आप मीडिया पर कमेंट आपने किया था, आज चाटुकार मीडिया हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। और जब आप नमामि गंगे की बात कर रहे हैं और नमामि गंगे में जब आपने संदेश लिया और सारी जानकारियां ली आरटीआई के माध्यम से, तो उसको पीटीआई और आज तक जैसे चैनल ने प्रमोट किया, ब्रॉडकास्ट किया, पब्लिश किया, तब जाकर उसका इम्पैक्ट हुआ, समझ रहे? तो फिर कैसे आप कह देंगे कि देखिए इसी को बैलेंस कहते हैं। मतलब मान लू ये कि आरएसएस और बीजेपी के तरफ से दीदी को, यानी दीदी समझ रहे हैं ना, उमा भारती जी को साइडलाइन करना था, बकलोलपंथी में उनको खत्म कर देना था, इसलिए ये न्यूज चलवाया भी गया। हमारा ये विषय नहीं है, हमारा ये विषय नहीं है कौन किसको निकालता है, कौन किसको, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि जो गंगा जिसके नाम पर हम एक मुद्दा बना करके हम मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं गंगा की शुद्धिकरण के ऊपर में, प्रदूषण के ऊपर में, और उसके ऊपर में अगर कार्य नहीं होता है, हमें आपने संघ में सिखाया कि जल जंगल जमीन जन और जानवर का संरक्षण, और आप उस रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं, तो हम आपको बख्श कैसे सकते हैं? तो हम तो यह है कि सिद्धांत की हम बात करते हैं। अच्छा, इसीलिए आपने, हमारे गुरु के.एन. गोविंदाचार्य जी रहे जो प्रकृति केंद्रित विकास की बात करते हैं। तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया। बीजेपी छोड़ने के बाद जो है वो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन नाम का संगठन चलाया उन्होंने, जो प्रकृति और पर्यावरण के ऊपर में सबसे ज्यादा कार्य किया है आज के डेट में। मैं अगर मानूं तो गाय के ऊपर में, गंगा के ऊपर में और नदियों के ऊपर में और पूरे प्रकृति के ऊपर में अगर जन जागरण और जन चेतना जगाने का अगर किसी शख्स ने काम किया है, उस शख्स का नाम है के.एन. गोविंदाचार्य। तो जब वो पार्टी के अंदर में रह करके तो काम नहीं कर सकते। सवाल समझ में नहीं आता है आपका, आपने जिनके जिनके साथ काम किया जी, संजय भाई जोशी हो, गोविंदाचार्य जी हो, तो वो दोनों हमारे वरिष्ठ हैं, हाँ, सम्मानित हैं, और मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। तो इस नाते वो हमारे सम्मानित हैं। और मैं तो यही कहूँगा, मैं संस्कृत में श्लोक आपको सुनाना चाहता हूँ कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नहीं, आपने तो अपनी बातें रख दी जी। संजय भाई जोशी का जितना मैं संपर्क में रहा हूँ, आप भी रहे हैं, लेकिन संजय भाई जोशी को या के.एन. गोविंदाचार्य जी को, चाहे परवीन भाई तोगड़िया जी को, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, इन सबको उनके हिस्से का जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ये मैं चिल्ला चिल्ला के भी बोल सकता हूँ, और आज भी नहीं मिल रहा है। जिंदगी के इस पड़ाव में आरएसएस हो या बीजेपी हो, इन सबको उनके हिस्से का इज्जत तो दे। किसी भी परिवार के बुजुर्गों का या फिर क्रांतिकारी मित्रों का परिवार ही सहारा बनता है, सहयोगी बनता है, और परिवार ही इज्जत देता है। पहला इज्जत घर से शुरू होता है, तब जाके वो समाज में होता है, और समाज से राज से लेके देश तक। अब इसका तो उसको ना तो परिवार दे रहा है, तो हम कैसे उनके लिए इसका दो लाइन है, मैं आपका इसका जी उत्तर देना चाहता हूँ। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज है इतना गहरा, असली बात बता देता है असली नकली चेहरा। एक लाइन तो नहीं समझा मैं इसका व्याख्या भी नहीं समझा। हाँ, मैं समझा रहा हूँ। हाँ जी, कि कुछ चेहरे जो होते हैं ऊपर से कुछ और होते हैं और अंदर का कुछ और चेहरा। कौन चेहरे के बारे में? अब कुछ बातों को, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो।
संजय भाई जोशी के नहीं, किसी के भी संबंध में, लेकिन इतना आप समझिए कि कुछ बातें ऐसी होती है। ऐसा इशारा सुनने वाला हमारा ना बिहार का जो ग्रामीण अब दरभंगा के लोग सुनेंगे हाँ। तो ये समझ पाएंगे। थोड़ा डिटेल बताइए। पहले मैं भी मोदी जी का बड़ा सम्मान करता था। अच्छा, और मैं समझता था मोदी मोदी का नारा कभी मैं भी लगवाया था। और लगवाया था मतलब भाई कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, वो लगवाया जाता है क्या? उसको लगवाना ही लग जाता है? नहीं नहीं, एक तो होता है स्वयं लगाना अच्छा, कि भाई मोदी 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 कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ। और एक होता है कि मैं 50 लड़कों को प्रेरित कर रहा हूँ कि तुम मोदी मोदी बोलो, तो मैं प्रेरक की भूमिका में भी तो रहा हूँ। छोड़ दे लेके भी नहीं नहीं, उस तरह का बात नहीं है। मैं तो इन्फ्लुएंसर्स के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में प्रेरित करने का हमेशा काम किया है। अच्छा। जो चीज मुझे अच्छा लगा उसको बूस्ट किया, जो चीज गलत लगा उसका कंडेम किया। ये हमारा शुरू से ही लक्ष्य रहा। तो कभी एक वक्त था कि 2014 में और 2019 में मैंने राहुल गांधी का मैंने विरोध किया, और मेरे कारण से आई एम वन ऑफ द फैक्टर जिसके कारण राहुल गांधी की हार हुई अमेठी लोकसभा से। तो बेशक मुझे 3177 वोट मिले, लेकिन हमारे सोशल मीडिया में उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाने का फायदा स्मृति ईरानी को मिल गया, ये एक अलग विषय है। लेकिन हमने उसको हराने के संकल्प के तहत मैं अमेठी गया था और उस लक्ष्य को मैंने पूरा किया। अब रह गई बात, एक सेकंड हाँ, बागी है ये, एक एपिसोड में हम इनको रोक नहीं सकते। ऐसा है, गोपाल जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगले सप्ताह एक और पॉडकास्ट में गोपाल जी हमारे साथ रहेंगे, तब भी विस्तार से इसी तेवर में, इसी फेवर में बात होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उन चीज़ों को निकालने का जो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक दबी पड़ी है। फाइल्स तो बहुत सारी है, एक फाइल निकालेंगे, 50 फाइल पहले से और अभी गुमनाम है, लेकिन इस सीने में बहुत सारे राज दफन है। और आगे आने वाला समय मेरा हमारा साथ सबूत के साथ। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा। नहीं मत कहिए, अगले एपिसोड में शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।